Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we'll discuss about the new chapter and new course Science टीशू। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि अब बिल्कुल ही कोर्स चेंज हो चुका है 2026-27 में। अब नया सिलेबस आया तो टीशू चैप्टर के कुछ टॉपिक इन्वॉल्व हुए हैं, नए टॉपिक बढ़ चुके हैं। तो इस पूरे नए सिलेबस के जो चैप्टर है, जो नई साइंस की बुक आई है 9th के एनसीईआरटी, आज हम डिस्कशन देंगे। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करा जाए, क्योंकि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको बताना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है। अब वन बाय वन हम उसको तैयारी करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेस्ट का, वन बाय वन डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, वो थ्योरेटिकल हो चुकी है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सभी ने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में टिश्यू चैप्टर में। तो थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ग्रोथ टिश्यू ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के सर्टेन रीजन में जो ग्रोथ होती है वो उसको रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। अब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है उसके अंदर एक खासियत होती है, थिन वॉल्स होती है, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और लार्ज परमानेंट न्यूक्लियस होता है उनके पास। तो ये ऐसे मजबूर करती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार रिपीटली क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। और आपका पहला एमसीक्यू आप देखो, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलग अलग टाइप भी होते हैं, या आप एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी इसके टाइप्स होते हैं, और ये रूट टिप, शूट टिप एंड इन स्टेम्स अलग अलग प्रकार से ग्रोथ करती है। अब पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, तो वो कहा जा रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हुई है, तो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल अलोज देम टू डू, कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेस्पॉन्सिबल ऐसा करने के लिए। जो चार ऑप्शन है, दे हैव थिक वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन, दे कंटेन लार्ज वोकल्स, दे हैव थिन वॉल्स एंड दे आर फंक्शनली डिफरेंट सेल्स। तो चारों में से सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में यदि आप पढ़ रहा हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, वो प्लांट के सर्टेन पार्ट में ग्रोथ करने के काम आती है। उसके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और वो थिन वॉल्स होती है। अब आपको देखना है कि ये डाटा पढ़ने के बाद आप कौन से ऑप्शन में मैच करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चार ऑप्शन है एनसीईआरटी में, तो ये तीसरे ऑप्शन में मैच करता है। तो उसका राइट जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। रीजन क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड रैपिडली हो सकती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी उसको एलो करती है, वो करती क्या है, वो थिन वॉल्स होती है, उसके पास लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों को कर सकती है। ठीक है, अब अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अब इसमें इस बार जो एनसीईआरटी आई है, एमसीक्यू एक्शन रीजन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है या थ्योरेटिकल को दिया गया। तो वन बाय वन आई थिंक आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा। वो कह रहा है इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड। अब सभी को पता है कि प्लांट के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की या फिर वाटर की होती है, तो वाटर की होती है जाइलम टिश्यू के द्वारा और फूड की होती है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। अब वो कह रहा है कि यदि आपका प्लांट अनेबल है, योग्य नहीं है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है लिफ से रूट तक, तो कौन सा टिश्यू करेगा फिर, तो जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, स्क्लेरोचाइमा। तो यहाँ पे जाइलम को तो सबको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एपिडर्मिस जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की, जो इंजरी से बचाती है वाटर लॉस से, और स्क्लेरोचाइमा जो होती है वो उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जब प्लांट अनेबल है ट्रांसफर फूड का, तो कौन करेगा, तो कॉमन सी बात है कौन करेगा। अब इसकी हम आंसर एक्सप्रेशन की बात करें, फ्लोएम टिश्यू काम क्या होता है, जब खाना बना देती है फ्लोएम टिश्यू द्वारा, तो जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है वो इस काम को रेस्पॉन्सिबल करती है, इस मूवमेंट को, यानी फूड को रूट से पत्तियों से लेकर रूट तक पहुंचाएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और पत्तियों से ऊपर पार्ट तक पहुंचाएगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी जी, फ्लोएम टिश्यू। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी पार्ट। ठीक है जी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो एमसीक्यू है ये भी। Why are the epithelial tissue? अब पहले तो पता होना चाहिए epithelial tissue क्या होता है। तो epithelial tissue are the protective tissue of our human body organ। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उसकी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि भाई लाइक एन एनिमल इंटरनल ऑर्गन यूजुअली ओनली वन और फ्यू सेल थिक, इनमें से कुछ ही सेल ऐसी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। वाई, क्यों ऐसी है कि कुछ इंटरनल ऑर्गन जो यूजुअली वन और फ्यू सेल्स आर थिक, क्यों कुछ सेल थिक होती है। तो पहले तो बात करते हैं क्यों थिक होती है, कुछ सेल्स क्यों थिक होती है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये एक्सचेंज करती है। ठीक है, अब इसको हम पढ़े तो एपिथेलियल टिश्यू इज कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू ऑफ एनिमल, इज फाउंड इन alveoli, blood vessels, intestine और internal organs।
ठीक है। दिस टिश्यूज आर वेरी थिन, वन ऑफ द फ्यू सेल्स आर थिक। अब इनमें कुछ सेल्स लगभग ना के बराबर, कुछ सेल्स थिक होती है, अधिकतर क्या होती है, थिन होती है। बट कुछ जो थिक होती है उसका कारण क्या होता है, उसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में काम आती है एपिथेलियल टिश्यू। अब ऑप्शन में मैच करें, क्या ये स्टोर करती है फूड को, नहीं करती है। क्या ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, नहीं करती है। क्या ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, नहीं करती है। उसका काम करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। तो जहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस आएगा वो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। तो उसका राइट आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना जरूरी है। एपिथेलियल टिश्यू होती क्या है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है ह्यूमन ऑर्गन बॉडी की या एनिमल ऑर्गन बॉडी की। और ये कहाँ पाई जाती है, एल्वेओली, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है जी, क्लियर है। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, बेसिकली वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। कह रहा है यू कैन परफॉर्म दीज टू जंप्स। अब आप दो जंप्स परफॉर्म कर रहे हो, पहला स्ट्रेट लेग जंप, दूसरा कीप नीज एंड एंकल स्टीप। और आपने यहाँ पे अपने नीज और एंकल को स्टीप कर रखा और नॉर्मल जंप कर रहे हो जिसमें बैंड हो गई नीज आपके घुटने और एंकल्स नेचुरली आपकी नॉर्मली जैसे रहती है। कह रहा है कि इसमें ये बताना कैसे जो आपके एंकल, नीज और हिप पोजीशंस अलग है किससे, दोनों जंप में। जब आपने दो जंप लगाई, एक जंप में सिचुएशन कुछ और है, पहली सिचुएशन दे रखी है आपको ऐसी, और दूसरी नॉर्मल जंप लगाई, तो दोनों में क्या अंतर है आपको ये बताना। ये आपके पास क्वेश्चन है टिश्यू चैप्टर से। तो जब आप स्ट्रेट लेग जंप लगाते हो तो एंकल, नी और हिप जॉइंट रिमेन स्टिफ, वो आपका जैसा सिमिलर है वैसा के वैसा स्टिफ रहेगा। एंड डू नॉट बेंड प्रोपर्ली, और अच्छे से पूरा तरीके से बेंड नहीं होगा। बट जब आप नॉर्मल जंप लगाते हो वहां पे सारे जॉइंट नॉर्मली नेचुरली क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप स्ट्रेट जंप लगाते हो तो आपके जो पार्ट है वो बेंड नहीं होंगे अच्छे से प्रॉपर्ली। बट आप जब नॉर्मल जंप लगाते हो तो आपके जो जॉइंट है वो नेचुरली क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी आसानी से क्या करेगी, मूव स्मूथली। ये डिफरेंस है। ठीक है जी, क्लियर है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। अब ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है टिश्यू चैप्टर में, इसको हम जॉइंट बोलते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है जी, पहले नहीं था, अब ऐड हुआ है। तो जब ऐड हुआ है तो इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज। जब आप अपने घुटनों को, नीज को क्या करोगे, बेंड करोगे या एंकल को बेंड करोगे, तो किस प्रकार की जॉइंट वहां पे यूज होगी। अब सभी जॉइंट का अलग अलग काम है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज। तो ध्यान रखेंगे, जब जब आप बेंड करोगे अपने नीज को तो वहां पे व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल द मूवमेंट हैपन इन द ओनली वन डायरेक्शन। और जब एक ही डायरेक्शन से मूवमेंट होती है, ऑल डायरेक्शन में होती है तो बॉल एंड सॉकेट हो जाएगी वो। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। बट जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में, बैक एंड फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो उसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, जहां जहां आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नीज और एंकल टोटली बैंड हो चुके हैं तो कौन से जॉइंट वहां रेस्पॉन्सिबल होगी, तो वो रेस्पॉन्सिबल कौन सी होगी वहां पे, हिंज जॉइंट। क्योंकि इस वाले जॉइंट में हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में होती है, और जहां पे हम आसानी से क्या कर लेते हैं, नीज को और एंकल को बेंड कर लेते हैं, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा एसेशन और रीजन है। एसेशन रीजन आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट 9th के बच्चे न्यू होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट को समझाया होता है कि आप बताना होता है कि वो स्टेटमेंट और उसका रीजन क्या वो ठीक है गलत है। तो जैसे लाइक हमारे पास ये एसेशन है और ये रीजन है, ये दो स्टेटमेंट है। अब इन दो स्टेटमेंट को बताना है कि क्या दोनों ठीक है, क्या एक ठीक है, क्या एक ठीक है, एक फॉल्स है, या ए फॉल्स है, आर इज ट्रू, अलग अलग बताना। अब ये कहा गया कि एपिथेलियल टिश्यू इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज। अभी हम पीछे पढ़ के आए हाल में ही कि एपिथेलियल टिश्यू एक्सचेंज तो करती है, जहां भी एक्सचेंज बढ़ा है तो वो तो करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो एपिथेलियल टिश्यू यानी एसेशन, यानी ए जो ऑप्शन है, ए जो है एसेशन, वो ठीक है। बट इसका रीजन बताया कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल डिवीजन स्लो डाउन डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन एपिथेलियल टिश्यू का मतलब बनता नहीं है उसका, तो ये रीजन जो है वो गलत दे रखा है। तो यानी चारों ऑप्शन में हमें पता लगा कि एसेशन ठीक है बट रीजन गलत है। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ए इज ट्रू और इज फॉल्स। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे पता लगाएंगे। बात करेंगे
ये भी आपसे एसेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कार्डियक मसल। अभी कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा मसल के बारे में, एस्टेटिक मसल, अनएस्टेटिक मसल और कार्डियक मसल, तीन मसल्स होती है। अब कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग, वो बिना थके लगातार क्या कर सकती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब बिल्कुल सच बात है, कार्डियक हमारा हार्ट 24 घंटे काम करता है तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब रीजन होता है कि कार्डियक मसल सेल जो है हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबाउंडेंट ब्लड सप्लाई। हार्ट के अंदर तो कॉमन सी बात है, आपका जो हार्ट है, कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है और हार्ट में ब्लड सप्लाई तो होता ही होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बिल्कुल ये एसेशन और रीजन दोनों क्या बताया गया, ठीक बताया गया उसमें। तो बोथ ए और आर, यानी ए और आर दोनों ठीक बताया है और आर इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी ये जो बातें कही गई है ये इसके बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो उसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, वो पहला होगा। यदि आप पीछे देखो, पीछे आप देखो तो आपको ऑप्शन में दे रखा था, साफ क्लियरली ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा, देखो इसका आंसर क्या आया, ये रहा। बोथ ए आर ट्रू, दोनों बात सही लगी आपको और ये भी लगा कि जो आर है, जो रीजन है, वो भी करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका, ए का। तो इसलिए आपका आंसर उस वाले में क्या आया, पिछले वाले क्वेश्चन में ए आया, इसलिए वहां पे आया, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास एसेशन रीजन, टेंडन कनेक्ट बोन टू बोन। अब सभी ने पढ़ा है कि टेंडन और लेगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, सभी ने पढ़ा है, तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो टेंडन है, टेंडन का काम तो भैया मसल की बोन से जोड़ना होता है भैया। ये तो गलत लिखा हुआ है, ये लिख रहा है बोन टू बोन, तो यानी यहां तक साफ पता लगे कि एसेशन ही गलत है, यही गलत है, क्योंकि टेंडन का काम क्या होता है, मसल टू बोन, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है बेटा। अब इसने पहला ही एसेशन गलत दे दिया, तो इसका रीजन बता रहा है, क्योंकि टेंडन जो है टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ट्रांसमिट करता है मसल को बोन से, यानी रीजन तो सही बता रहा है उसका, बट जो एसेशन है वो क्या बता, ए जो ऑप्शन है यानी ए पार्ट गलत बता रहा है और आर वाला क्या बता रहा है, ट्रू। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको मैच करना है ऊपर से देख के, और वो उसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ठीक माना जाएगा बेटा। जब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये भी एसेशन रीजन है, इसमें बता रखा है कि जो हिंग जॉइंट होता है, पीछे पढ़ा हमने, जो एक डायरेक्शन में मूव करता है, मूवमेंट ऑफ ऑक्टिव प्राइमरी इन वन प्लेन। अब एक डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल ठीक है, एक ट्री बात है, अभी बताया था मैंने हिंग जॉइंट में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, यहाँ भी यही बोला गया वन प्लेन यानी वन डायरेक्शन। द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलो स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। अब भाई जब एक डायरेक्शन में होती है, अब यहाँ ये लिख रहा है कि उसके बोन एंड शेप्ड है, वो ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए तो ठीक दे रखा है और आर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है बेटा। पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है क्योंकि अब थोड़ा बुक चेंज हुई है साइंस की, थोड़ा नया सिलेबस आया, बहुत चेंजेस आ रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे कहा गया है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ ट्री ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री। यहाँ पे आपको ट्री का एज दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म। तो यहाँ पे एक अलग अलग पैराग्राफ बनाया गया, उस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको रीड करना है। अब नए नए क्वेश्चन आने लगे हैं। एनालाइज द ग्राफ इन द टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर द टाइम एंड शेयर द इंटरसेप्शन। ग्राफ को एनालाइज करो, पढ़ो। अब इसमें बता रखा है, एनालाइज करने के बाद क्या बता रखा है, डायमीटर ऑफ स्टेम, जो डायमीटर के बारे में बात कर रहा है ये वाला, ठीक है, ओवर द टाइम, और जो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इस ग्राफ को एनालाइज करना है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये ग्राफ बता रहा है, सोच करता है द एज ऑफ ट्री इंक्रीज, जैसे जैसे ट्री की जो एज है, इस ग्राफ को देख के आपको इंडिकेट करना है, वो इंक्रीज होगी। द डायमीटर ऑफ स्टेम इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अब यहाँ पे 20 है, ये 24 हो गया, ये 25 है, ये 28 हो गया, 30 है, 32 हो गया। तो जैसे जैसे जो एज है ट्री की वो इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ बता रहा है कि वहां पे डायमीटर जो है ट्री का वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बी पार्ट में आपसे पूछा है कि रिलेशन क्या है डायमीटर ऑफ द ट्री, जो डायमीटर है ट्री का, और द एनुअल लिंक फॉर्म, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन बता, रिलेशन क्या आपस में। तो इनमें रिलेशन क्या है जी, रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द एनुअल रिंग्स। तो इनमें रिलेशन क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है डायमीटर में और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स में, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज होता है ये अपने आप इंक्रीज जाएगा, जैसे इंक्रीज होगा ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से रिलेशनशिप में, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर, समझ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल ग्रिप ऑफ द स्टेम। अब हमने
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ी थी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन पार्ट होते हैं उसके। पहला पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है लेटरल इंटरकैलरी। तो मैंने बताया था एपिकल टिश्यू को क्या होता है जी, वो क्या करती है जी, वो इंक्रीज करती है लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है जी। अब बात करें दूसरे वाले का, या फिर रूट को भी कर सकती है। बात करें इंटरकैलरी का, तो इंटरकैलरी काम क्या होता है, इसका काम सिंपल सा काम है, इंटरनोड को इंक्रीज करना, ठीक है, जो इंटरनोड्स होते हैं। अब बात करते हैं लेटरल का, तो लेटरल गिर्थ ऑफ स्टेम, जो स्टेम की गिर्थ होती है उसको थिकनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे इसको बात का गिर्थ का मतलब थिकनेस भी होता है। तो यहाँ पे आपसे साफ साफ पूछा गया है कि कौन सी टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है बेटा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कहां पाई जाती है, लोकेटेड होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फॉरेस्ट, जंगल की बात बता रहा है। इन अ फॉरेस्ट आपसे कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्री वाज सेवरली डिपार्टेड बाय एन एलिफेंट टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट। अब उसको फूड रिक्वायरमेंट के लिए उसने पूरे जो ट्रीज को तो क्या डिबार्क कर दिया, बेकार कर दिया। इज बार्क इज अ रिच सोर्स न्यूट्रिएंट, और जो बार्क होता है वो अच्छा सोर्स माना जाता है जिसका, न्यूट्रिएंट का। तो इस क्वेश्चन को लर्न करो, पढ़ो, पूरा लर्निंग करो और आंसर द फॉलोइंग, और इन सब चीजों का जवाब दो। ये बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चैप्टर से बड़ा डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे, तो कृपया इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करें, पढ़े। इन टेस्ट के क्वेश्चन को हल्के में ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टेस्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हुए हैं और सीबीएसई 9th क्लास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बिल्कुल डालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज हैम्पर्ड बाय डिबार्किंग, कौन सा फंक्शन जो है वो ट्री का हैम्पर्ड किया गया डिबार्किंग के द्वारा गया। तो पहला, जब एलिफेंट के द्वारा उसको इफेक्ट डाला जाएगा तो किस किस पार्ट पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल टिश्यू, तो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट, उस पे डैमेज होने के चांस पड़ेंगे। तो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ट्रैंक, नॉर्मल ग्रोथ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कौन कौन से फंक्शन ट्रीज के ऐसे हैं जो हैम्पर्ड होंगे डिबार्किंग होने पे। तो भैया जो इंटरनल टिश्यू उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ट्रांसपोर्ट फूड पे इफेक्ट पड़ेगा। कह रहा है विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज, यदि डिवाइस डैमेज हो गया तो कौन सी प्लांट टिश्यू है जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा किसे पड़ेगा, फ्लोएम टिश्यू पे। किसे पड़ेगा जी, फ्लोएम टिश्यू पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड इफ डैमेज बिकम डीपर, और जो वो ज्यादा हो गया तो कार्बियम एंड जाइलम मे आल्सो अफेक्टेड। अब फ्लोएम टिश्यू पर सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा, बट ज्यादा डैमेज हो गया तो यहाँ पे ध्यान देना कार्बियम एंड जाइलम टिश्यू का भी इसका फर्क वहां पे देखने को मिलेगा। Which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the dark wood was severely damaged? कौन सी फंक्शन ऐसा ट्री का would be hampered if the tissue beneath the bark was severely damaged? यदि जो बार्क है वो लगातार सेवरली क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो the transport of food by root to other part would be affected if damage reaches deeper. यदि जो डैमेज है बहुत डीपर चला गया तो एक बात सच है कि ग्रोथ में स्लो डाउन, प्लांट का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगा। एंड वाटर ट्रांसफर में आल्सो बिकम लेट, और जो वाटर ट्रांसफर है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट एज्यूम्पशन आर यू मेकिंग टू द आंसर। अब आपके क्या कल्पना एज्यूम कर रहे हो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के, हाउ वुड द आंसर चेंज, यदि आप आंसर चेंज करना है, एज्यूम करना चेंज को कैसे करो। तो एज्यूम्पशन क्या है, वी आर एज्यूमिंग डीबार्किंग रिमूव्ड बार्क डीपली एनफ टू डैमेज फ्लोएम इनस टिश्यूज आर एक्सपोज्ड, कि जो डीबार्किंग है यदि वो होती है तो सबसे ज्यादा वो डीपली जो डैमेज करेगी वो किसको करेगी, फ्लोएम टिश्यू को सबसे ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगी, पूरा एक्सपोज कर देगी, खोल कर रख देगी। और यदि फ्लोएम टिश्यू ने काम नहीं करा, फ्लोएम टिश्यू डैमेज हो जाती है तो प्लांट की 90% प्रोसेस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्लो और बेकार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है टोटली। आपसे कह रहा है, अम्रपाली ऑब्जर्व दैट ए यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक मैंगो का जो ट्री था, सैपलिंग स्टेम उसकी वो क्या हो रही है, आसानी से बेंड हो रही है। क्या हो रही है, वो आसानी से बेंड हो रही है। जब वो बेंड हो रही है, डज नॉट ब्रेक, बट टूट नहीं रही, तो कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा, स्क्लेरेन्चाइमा। पैरेन्चाइमा प्लांट के अंदर स्टोर को फूड करती है,
कोलेंचाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देती है और स्केलेंचाइमा उसको स्ट्रेंथ देती है। अब सीधा सीधा कहा गया है कि ये जो लड़की है उसने ऑब्जर्व किया कि वो उसकी जो स्टेम बेंड हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में किसकी वजह से आई? तो मैंने पढ़ाया सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्केलेंचाइमा। अब आपको याद हो तो पैरेंचाइमा स्टोर करता है फूड को, कोलेंचाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और स्केलेंचाइमा क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो तीनों में से जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा बेटा? कोलेंचाइमा टिश्यू, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को सिर्फ और सिर्फ कौन सा पौधा टिश्यू पढ़ाता है? कौन सा टिश्यू पढ़ाता है बेटा? कोलेंचाइमा। ये क्या करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल से, लास्ट के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल डाल रखे हैं, बड़े जबरदस्त डाल रखे हैं। आपसे कह रहा है कि आपके पास शुगर केन है, शुगर केन है आपके पास, तो सोन डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है? वेयर ही यूज कटिंग टू द ग्रो शुगर केन। अब उसने पेड़ों को, यानी जो शुगर केन है उनको काट दिया ए और बी पार्ट में, ए और बी पार्ट में। तो जब ए और बी पार्ट दो टाइप से लिया है कटिंग में, उसमें ए लिया और एक बी लिया है, तो कुछ वीक्स बाद उसने देखा कि जो बी पार्ट है स्प्रोटेड एंड डेवलप इनटू शुगर केन, वो एक शुगर केन प्लांट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बट ए पार्ट कटिंग जो है वो नहीं कर पाया। अब रीजन क्या है इसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा व्हाई वर द टाइप ऑफ बी कटिंग एबल टू ग्रो? बी जो था ए और बी, भाई आपके पास शुगर केन है, ए और बी आपने दो पार्टों में अलग अलग उसको तोड़ा, तो वो कह रहा है कि बी पार्ट ग्रो कर गया, ए नहीं कर पाया। तो अब क्वेश्चन ये है कि बी कटिंग जो था वो ग्रो क्यों कर गया? क्योंकि बी ग्रो कर गया बिकॉज इज कंटेंट बर्ड्स, क्योंकि उसके पास क्या थी? बर्ड्स थी विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम यही है कि वो प्लांट क्या करती है? प्रोड्यूस न्यू सेल्स। अब जिसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास है प्लांट के पास, तो उसके सेल तो आगे प्रोड्यूस होएगी, रिपीटेडली डिवाइड होगी, आगे बढ़ेगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके पास थी, बर्ड्स उसके पास थी, बी के पास, जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर गया। व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए? और बी में क्या कंपेयर रहा? भाई दो पार्ट थे, दोनों में क्या कंपेयर रहा? तो टाइप बी के पास बर्ड्स थी, नोड्स थी, जिसकी वजह से ए के पास नहीं थी। और बी जो था, जो शुगर केन का जो छोटा सा पार्ट था आपने डिवाइड किया था, बी वाले के पास इंटरनोड नोड्स भी थे, इसके पास बर्ड्स भी थे, जिसकी वजह से जो शुगर केन का जो छोटा सा पार्ट आपने डिवाइड करा था वो पूरा शुगर केन में कन्वर्ट हो गया। तो बी और ए में डिफरेंस ये है कि जो बी है उसके पास नोड्स थे, उसके पास बर्ड्स थे, जिसकी वजह से वो ग्रो कर गया और ए वाला पार्ट ग्रो नहीं कर। आपसे पूछा गया व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर द चेंज हैड एन इफेक्ट? आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है इस एक्सपेरिमेंट में जो आपने देखा कि होनी चाहिए थी? तो ग्रोथ वाज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग स्प्रूटिंग रूट फॉर्मेशन एंड शूट डेवलपमेंट। कि जो ग्रोथ है ना प्लांट की, वो टोटली डिपेंड करती है किस पे? स्प्रूटिंग रूट फॉर्मेशन पे, ये रूट की कितनी पकड़ है, एंड शूट डेवलपमेंट, और उसकी जो शूट है डेवलपमेंट हो रही या नहीं हो रही। और बी पार्ट की अच्छे से डेवलपमेंट हुई है और ए की नहीं हुई है, तो बी जल्दी ग्रो कर गया। आपसे कह रहा हूं व्हाट पैरामीटर शुड बी केप्ट इन द सेम फॉर बोथ टाइप ऑफ कटिंग और फेयर कंपैरिजन? भाई दोनों को आपने कटिंग करा है अच्छे से, कौन से पैरामीटर आपको लेने चाहिए थे ताकि फेयर कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन जो होता बिल्कुल फेयर होता? वाटर, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, साइज ऑफ कटिंग। यदि मैं सारी चीजें मैं चाहता हूं कि दोनों में सेम कंडीशन आनी चाहिए थी, यानी ए और बी दोनों ग्रो करने चाहिए थे, तो मैं क्या चेक करता? वाटर अच्छा मिलना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, सॉइल बढ़िया, टेम्परेचर बढ़िया मिलना चाहिए, कटिंग बिल्कुल साइज एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एंड ऑब्जर्वेशन टाइम शुड बी केप्ट द सेम। और दोनों को समय लंबे समय तक एक साथ रखना चाहिए ताकि दोनों की ग्रोथ सेम आ सके। तो ये चीजें नेसेसरी है। यदि ये चीजें सेम रहेगी तो हो सकता है ए और बी दोनों पार्ट क्या आ सकते थे? सेम आ सकते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। वैसे एक डिस्कशन चल रहा था क्लास में, तो रोहन ने एक स्टेटमेंट दे दी वहां पे। क्या स्टेटमेंट दे दी? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। उन्होंने बोला, स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट में ये दिया कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, और सिमिलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बट राजीव ने बहस करी क्लास के अंदर, ये कहा कि दिस इज द ट्रू इन द केस, वो सही कह रहा है, बट इन सिंपल टिश्यू, बट द लिटिल डिफरेंस इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में तो ये काम कर रहा है, यानी सिंपल टिश्यू पैरेंचाइमा, कोरेंचाइमा, स्केलेंचाइमा आएंगे, इनमें तो ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। बट व्हाट हैपन इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू? इसमें कैसे? अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, क्या उसमें भी यही काम करेगा? सिमिलर ऐसे काम करेगा। अब उनकी आपको एक्सप्रेशन देना है, अपने विचार अपने क्लास में रखना है। तो रोहन ने स्टेटमेंट दी थी, वो करेक्ट थी, गलत नहीं थी वो। ये बिल्कुल सही है कि सिंपल टिश्यू जो है कंसिस्ट सिमिलर सेल्स, सेल सिमिलर होती है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर उनका
सेल्स होती है, सिमिलर इनके फंक्शन होते हैं। बट राजीव भी करेक्ट था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो कंपोज होती है डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, वो अलग अलग सेल से बनती है। जाइलम अलग से बनती है, फ्लोएम अलग से बनती है। ये सारे पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्कलेंचाइमा सब एक जैसी सिमिलर है, काम भी इनका सिमिलर है। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सभी के सभी अलग सेल से तो बनी है, बट इनका भी काम क्या है, फंक्शन कॉमन ही है इनका भी। करना प्लांट को ही है, सब कुछ उनको डेवलपमेंट करना उनको भी प्लांट है, बट वो एक चीज से बनी हुई है सिमिलर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऐसी टिश्यू है दोनों जो प्लांट के अंदर दोनों मौजूद रहती है, बट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर ये निकलकर बनती है। और बाकी जो टिश्यू बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो एक ही जैसी सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपने पहले ही पढ़ा है, जो कोकोनट हस्क होता है, नारियल, आर यूज फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइबरस। वो बहुत ज्यादा मजबूत, टफ होता है, फाइबरस होता है। विच टिश्यू हैज द स्ट्रक्चरल फीचर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ। अब कहीं भी प्लांट को स्ट्रेंथ की बात आए, मैं फिर बता रहा हूं, टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर 3 होती है, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। पैरेंचाइमा का काम होता है स्टोर फूड करना, कोलेंचाइमा का फ्लेक्सिबिलिटी देना प्लांट को। जब स्टेम आप बेंड करते हो फ्लेक्सिबल होती है वो, तो किसकी वजह से होती है, कोलेंचाइमा की वजह से। और स्क्लेरेंचाइमा जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ना प्लांट को, वो इसका रेस्पॉन्सिबल। अब जो नारियल है वो बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग है, बाहर से इतना हार्ड है, तो रीजन क्या है, तो उसका रीजन, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के रीजन कौन है, तो वहां पे एक ही टिश्यू है, वो किससे मिलकर बनती है, स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू से। तो स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू की वजह से वो डेड सेल से तो बनती है, बट थिक होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, और उसको क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ और टफनेस। तो जहां जहां स्ट्रेंथ की बात आएगी प्लांट को प्रोवाइड करने की, तो वहां एक ही टिश्यू का नाम आएगा स्क्लेरेंचाइमा। तो इसको लर्न करें कृपया करके। तो 13 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं 12 के बाद। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका एनसीईआरटी का। विवाह क्लेम्स करती, दावा करती है अपने फ्रेंड से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ लोकेटेड होता है कहां पे, रूट एंड शूट एपिक्स में, यानी एपिकल। क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट कैसी है, व्हाट डू थिंक, आप क्या सोचते स्टेटमेंट के बारे में, व्हाट क्वेश्चन कैन है आस्क विवाह, क्या पूछ सकती है। तो विवाह की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिमिटेड नहीं है। क्योंकि आपको पता था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स इसके, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लैटरल। अब तीनों के बारे में बताया था। एपिकल जो शूट है और रूट है उसकी लेंथ को इंक्रीज करती है, इंटरकैलरी इंटरनोड को इंक्रीज करने में काम आती है नोड्स को, और लैटरल जो है वो काम करते हैं थिकनेस ऑफ स्टेम वगैरह, थिकनेस के ऊपर काम करती है। ठीक है। अब सिर्फ वो ये कह रही है कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ रूट और शूट एपिकल से पाएगा, नहीं पा सकता बेटा, ये लिमिटेड नहीं है, ये सभी में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी में भी होगा जो नोड्स को बढ़ावा देती है, लैटरल में भी होगा जो क्या करती है, प्लांट की थिकनेस को काम करने में काम आती है। तो ये स्टेटमेंट क्या थी आपकी, इनकरेक्ट थी। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर ऑफ द सेम साइज। एक तरफ प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल। आपने ये पढ़ा होगा 7th में, 8th में, नहीं पढ़ा तो जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा विच सेल हैव लार्ज वोक्यूल्स गिवन रीजन। तो वोक्यूल्स का मतलब यही होता है स्टोरेज, सेक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब प्लांट के अंदर तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना होता है, स्टोरेज करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो अमूमन ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वोक्यूल्स होती है वो बड़ी मानी जाती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि उनका स्टोरेज सेक्स बहुत बड़ा होता है। स्टोरेज सेक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्लांट को ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए इनमें से कह रहा किस सेल में, रीजन बताना है, तो हम बताएंगे प्लांट सेल में ज्यादा होता है, बिकॉज प्लांट सेल कंटेन लार्ज सेंट्रल वोक्यूल्स यूज ऑफ स्टोरेज एंड मेंटेनिंग सेल प्रेशर, एंड एनिमल यूजुअली कंटेन स्मॉलर वोक्यूल्स, इसमें छोटा पाया जाता है। प्लांट को बहुत ज्यादा सेल प्रेशर या स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो वोक्यूल्स उसमें हमेशा लार्ज ही मिलेगा। व्हाट एज्यूम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर। अब आप क्या एज्यूम्पशन लगा सकते हो तो उस आंसर का क्वेश्चन अबाउट जो आपको दिया गया है। द आंसर एज्यूम बोथ आर नॉर्मल मैच्योर सेल, दोनों ही चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों मैच्योर सेल्स है, एंड नॉट स्पेशलाइज्ड सेल। इफ डिफरेंट सेल टाइप्स आर कंपेयर्ड द रिजल्ट में वेरी। यदि सेल डिफरेंट होती, अब दोनों ही सेम बताई जा रही है मैच्योर सेल, यदि डिफरेंट होती तो हो सकता है जो रिजल्ट है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता था, वेरी होगा, वो बार बार चेंज होगा, बट ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके एनसीईआरटी का। अ टेक्स्ट बुक स्टेट इज प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन। कि प्लांट टिश्यू जो है
सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क टू क्रिटिकल एग्जामिन द करेक्टनेस। अब इसमें करेक्टनेस करने के लिए क्या स्टेटमेंट आप दे सकते हो? तो टू एग्जामिन द स्टेटमेंट क्रिटिकली क्वेश्चन सच एज वेदर वन टिश्यू कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। अब एक टिश्यू भाई एक फंक्शन कैसे कर सकती है? हर टिश्यू के पास क्षमता होती है वो एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शनों को परफॉर्म कर सकती है, ज्यादा काम कर सकती है। अब ये कह दिया कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन करता, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है साफ साफ। तो हम बता रहे हैं कि वन टिश्यू कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन एंड वेदर टिश्यू फंक्शन चेंजेस विद लोकेशन शुड बी आस्क्ड। और यदि जो टिश्यू फंक्शन है वो चेंजेस होते हैं तो उसकी लोकेशन शुड बी आस्क्ड पूछी जानी चाहिए। एग्जांपल लाइक पैरेंचाइमा, जाइलम, कोलेंचाइमा, एपिडर्मिस, सो दैट मेनी टिश्यूज आर परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन। सभी के एक से ज्यादा फंक्शन, सब एक से ज्यादा काम करते हैं। Therefore the statement is not fully correct। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो टिश्यू होते हैं वो सिर्फ परफॉर्म करते हैं एक ही स्पेसिफिक फंक्शन, बट ऐसा नहीं है। कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी के साथ।